हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी और इससे पहले भी हमने अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर 2 क्लास बनाई है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। और दोनों चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ पर डिस्कस किया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में किस तरीके से आई थी, किस तरीके से उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपने कानूनों को लागू किया, उनके कानून क्या कहलाए, भारत के अंदर एक्ट के नाम से जाने गए थे। तो हमने स्टार्ट किए थे 1773 से लेकर हम आ चुके हैं 1833 तक, यहाँ के चार्टर एक्ट तक आ चुके हैं। जो भी है भाई, जिसको नहीं पता, माना भाई किसी को पिक्चर साफ नहीं दिख रही तो वो अपने मोबाइल में पिक्चर क्वालिटी 720p कर लें, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर काफ़ी कुछ भारत में बड़ा बदलाव हुआ। सबसे पहला बदलाव क्या, भारत से बंगाल का गवर्नर पद खत्म करके क्या बनाया, भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया। सबसे पहला बदलाव। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल। फिर इसी एक्ट के थ्रू 2 फरवरी 1835 को 2 फरवरी 1835 को क्या हुआ था, इंग्लिश को भारत में कंपलसरी किया गया, यह एक विषय के तौर पर मान्यता दी गई। तो ये इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले कानून की तरफ। कौन सा, 1853 का चार्टर एक्ट जिसे कहा जाता है, ये वाला कानून भाई कौन सा है भाई, 1853 का चार्टर एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए इसके अंदर था क्या। इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक पुरानी जो हमारे एक्ट रहे हैं वहाँ से कुछ पहेलियाँ सुलझाना चाहता हूँ। एक एक्ट लिखा था हमने 1813 चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके अंदर हमने एक पॉइंट लिखा था कि भाई इस एक्ट के थ्रू भारत की एजुकेशन पर क्या किया गया था, 1 लाख रुपए खर्च करने की अंग्रेजों ने क्या की थी, योजना बनाई थी 1 लाख रुपए खर्च करने की। बिल्कुल ठीक बात है भाई, या कह सकते हो भारत में पश्चिमी शिक्षा है जो उसको अपनाने के लिए क्या किए गए थे, प्रयास किए गए थे। इसका रीजन क्या था भाई, 1 लाख रुपए एजुकेशन पर लगाए, मतलब भारत में ये स्कूल बनाने लग गए, कॉलेज बनाने लग गए, ताकि भारत के लोग भी क्या हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो। इसके पीछे ये हमारा फायदा नहीं देख रहे थे, फायदा तो ये अपना ही देख रहे थे भाई। क्या फायदा देख रहे थे, फायदा इनका यही था कि भारत के अंदर कंपनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब कंपनी हुई है, उसके अंदर काम भी होगा, और काम के लिए क्या थे, मजदूरों की जरूरत थी, श्रमिक लेबर चाहिए थी। अब हम अपने से सीखते हैं, माना हम अपने ही एरिया में 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर हम जॉब करते हैं, और पर डे हमको अपनी उस जॉब के माना एक लेबर के तौर पर जो प्रत्येक दिन हमको पैसे मिलते हैं, माना 500 रुपये लेते हैं हम, कितने किलोमीटर के अंदर ही वो काम करके, 5 या 10 किलोमीटर के अंदर अंदर हमको अपने उस काम के पर डे 500 रुपये मिलते हैं। या माना भाई पर मंथ, मानो कुछ भी मान लो, पर मंथ 10,000 मान लो। अगर हमको उसी काम के लिए 1000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है या कई हजार किलोमीटर दूर भेजा जाता है, तो क्या आप 500 रुपये में ही चले जाओगे? नहीं जाएंगे ना। जरूरत हमको नहीं है, किनको है, सामने वाले को जरूरत है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो मेरे को 500 रुपये मिलते हैं मेरे घर के अंदर ही, या मेरे गांव के अंदर, या मेरे शहर के अंदर ही। अगर तुम हमको 1000 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हो तो हम कम से कम पर डे 500 की बजाय हम वहां पर जाएंगे इतनी दूर, तो हम तो 2000 रुपये लेंगे भाई पर डे। अगर तुमको ठीक लग रहा है तो हम चलेंगे, तैयार हैं, और अगर नहीं लग रहा तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उनकी क्या है, मजबूरी है।
तो इसी तरीके से अंग्रेज भारत में हिंदी नहीं समझ पाते थे और हमको इंग्लिश के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो अगर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो इसी कारण अंग्रेजों को जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो कहाँ से मंगाने पड़ रहे थे, ब्रिटेन से ही। तो वहां पर कुछ ऐसा ही था, वहां पर जो उन काम के लिए इतने पैसे लेते हैं, तो जब वो भारत आए तो उन्होंने अपनी सैलरी वगैरह 2 या 3 गुना ज्यादा पहले ही डिमांड कर दी थी कि भाई इतनी ज्यादा लेंगे, और मजबूरी में कंपनी को वहां से कर्मचारी बुलाने पड़ रहे थे। तो भारत में कंपनी को मुनाफा क्या था, बहुत ही कम हो रहा था, या कह सकते हो नए के बराबर ही मुनाफा हो रहा था। तो इसी चीज से परेशान होकर 1813 में इन्होंने सोचा कि भाई हम भारत के अंदर ही ऐसे स्कूल कॉलेज वगैरह बनाएंगे, लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो उस समय 1854 में भाई 1800 ये जो एक्ट लिखवा रहा हूँ ना, इसमें बताऊंगा वो बात, तो चलो मैं अभी इसी की बात कर रहे हैं। तो भारत के अंदर इन्होंने ऐसे एजुकेशन पर काम करना शुरू कर दिया और भारतीयों को भाई ये लालच दिया कि भाई तुम भी पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तो भारत में, आज के टाइम पर भी भारत की लगभग मान सकते हो 56 या 57% पॉपुलेशन है। आज के टाइम पर भी वो कृषि पर डिपेंड है, फार्मिंग पर। उस टाइम पर तो 100% थी भाई। और उस टाइम पर तो भारत के अंदर ऐसी कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, हैंडपंप वगैरह, बहुत ही मतलब भाई जैसे बैल वगैरह, उनसे ही कुओं से पानी निकाल के सिंचाई की जाती थी। तो भारत पूरा का पूरा कृषि पर डिपेंड था। कभी ज़्यादा सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, एक साल मुनाफा आया तो अगले साल बिल्कुल जीरो हो जाता, ऐसे ही काम चल रहा था। तो भारतीयों को भी सोचा कि हाँ भाई ये हमको जॉब देंगे, हम अपनी कृषि भी करते रहेंगे और वहाँ पर नौकरी भी करेंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से भारतीय भी जो है वो पढ़ने लिखने लग गए। अब यहाँ तक का काम खत्म। 1813 के बाद स्कूल कॉलेज बनने स्टार्ट हो गए, लोग भी पढ़ने लिखने लग गए। वहां से चलते चलते कितना आ गया, 1853 आ गया, 1853 आ गया, यानी कितने साल हो गए, लगभग 40 साल हो गए। इन 40 साल के अंदर कुछ अंग्रेजों ने भी खुद को ढाला, यानी थोड़ा बहुत हिंदी, और भारतीय भी ज़्यादातर फिर लोग पढ़ने लिखने लग गए, उनको भी थोड़ा थोड़ा, दोनों के बीच में फिर क्या हो गई, अंडरस्टैंडिंग बननी स्टार्ट हो गई। और अंग्रेजों ने क्या किया, फिर उनको यहीं से ही लेबर मिलने लग गई थी। इन 40 साल के अंदर अंदर उन्होंने ब्रिटेन से श्रमिक बुलाने क्या कर दिए, बंद कर दिए, भारत में ही कर्मचारी मिल गए। अब भाई पहला फायदा तो ये हुआ, भारतीयों को क्या पता है इस काम के ब्रिटेन में क्या रुपए दिए जाते हैं। कोई भी काम है, अगर ब्रिटेन में उस काम के 500 रुपए लेते थे तो भारतीयों को क्या पता। पहला काम तो क्या हुआ, 500 की बजाय माना इन्होंने 100-200 रुपए में ही भारतीयों से वो काम कराया। ऊपर से माना वहां पर 8 घंटे ड्यूटी करते थे, यहाँ पर इन्होंने उस टाइम को भी बढ़ाया 10-12 घंटे। तो देखते ही देखते कंपनी को क्या हो गया, मुनाफा बहुत ही भारत से ज्यादा होने लग गया मुनाफा। लेकिन कहते हैं जहाँ पर शिक्षा रहती है, एजुकेशन होती है, वहाँ पर मुनाफा ठीक है, कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लोगों में हर तरह की समझ आएगी कि हाँ कौन यूज कर रहा है और कौन मिसयूज कर रहा है। तो ऐसे ऐसे काम चलता गया। अब माना अंग्रेजों ने 500 पोस्ट निकाल लिए। 1853 से पहले ये कंपनी में जॉब देते थे, किस तरीके से, ये नाम लिख लेते थे, जिसको नाम दर्ज बोलते हैं, नाम दर्ज कर लेते थे। अब माना 500 पोस्ट खाली हो चुकी है लेबर में, किसी भी उस पर उनको भरना है। इन 500 पोस्टों में से पहले से ही नाम लिखे गए हैं, माना 1000 नाम लिखे जा चुके हैं, और 1000 नाम में से पहले वाले 500 बंदे इन्होंने ले लिए और बाकी के 500 को निकाल दिया। तो फिर एक बार कंपनी ने सोचा कि भाई माना हमने 500 बंदे ले लिए और 500 निकाल लिए, जो हमने लिए हैं उनके अंदर जरूरी थोड़ी ना कि वो 500 के 500 समझदार हो, उसमें कुछ ऐसे भी निकट्टू हो सकते हैं
जिसको 10 बार बताएंगे तब उसको काम आएगा। और जो 500 बंदे हमने निकाल दिए उसके अंदर इंटेलिजेंट भी हो सकता था कोई भी। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम अब केवल इंटेलिजेंट बंदों को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर इंटेलिजेंट बंदे होंगे उसको बताएंगे भी नहीं तब भी वो अपनी तरफ से ही कुछ ना कुछ सीख जाएगा। और एक बार काम अच्छे से होने के बाद स्टार्ट वो कुछ ना कुछ कंपनी को बेनिफिट की बात ही बताएगा कि इसको ऐसे नहीं, अगर इस तरीके से कुछ ना कुछ अच्छे आइडिया ही देगा। तो इन अपने ही फायदे के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के अंदर सिविल सेवाओं के लिए, यानी कंपनी जो जॉब निकालती थी गवर्नमेंट, उनके लिए क्या कर दी भाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कर दी। प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। क्यों? क्योंकि भाई या मतलब कंपटीशन एग्जाम स्टार्ट कर दिए, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू कर दी। यानी अब इन 1000 में से जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं, वही इन 500 पोस्ट पर जाएंगे और जो उनसे डाउन होंगे वो क्या हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन ये हमारे फायदे के लिए नहीं थी, कंपनी इसमें भी क्या कर रही थी, अपना ही फायदा देख रही थी। तो इस तरीके से भारत में पहली बार किन चीजों की शुरुआत की गई, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। और किस चीज को हटा दिया गया, नामदज को हटा दिया। जैसे नामदज के हिसाब से जो मिलती थी वो चीजें खत्म कर दी, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू दूसरा एक बड़ा ही काम, भारत के अंदर एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। किस चीज का, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां पर बनाई गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनाई गई, केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। और भाई इस केंद्रीय विधान परिषद के अंदर इन्होंने 6 नए पार्षदों का और गठन किया। 6 नए यहाँ पर क्या बनाए, पार्षद बनाए। इन 6 नए पार्षदों को विधान पार्षद के नाम पर भी जाना जाता है, ध्यान रखना, विधान पार्षद। यानी जरूरी नहीं अगर एग्जामिनर आपसे ये बात करता है कि भाई कौन से एक्ट के थ्रू केंद्रीय विधान, कौन से एक्ट के थ्रू 6 नए पार्षद बनाए गए, उसकी बजाय ये भी बोल सकता है कि कौन से एक्ट के द्वारा 6 नए विधान पार्षदों को नियुक्त किया गया था। तो 6 नए पार्षदों को विधान पार्षद के नाम से भी जाना जाता है, जो 1853 के एक्ट के थ्रू सेलेक्ट किए गए थे। कहां पर, केंद्रीय विधान परिषद के अंदर। पहली बात याद रखना। अब इनका जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, गवर्नर। गवर्नर क्या था भाई, इस केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष था, याद रखना। यहाँ का अध्यक्ष ये था। तो अध्यक्ष और ये मिलकर भारत में कानून बनाने लग गए, कानून पास करने लग गए। अब कानून अगर पास करने लग गए तो जैसे आज भारत के अंदर क्या होता है, आज भारत में संसद है, पार्लियामेंट। संसद के अंदर क्या होती है, कोई भी बिल लेके आया जाता है, राज्यसभा लोकसभा में बहस चलती है, वहां पर पास होने के बाद फिर वो जाते हैं राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति इन पर सिग्नेचर करता है, तो उसके बाद ही वो बिल कानून का रूप भारत में लेता है और पास माना जाता है। तो ये भी इस तरीके से बिल लाने लग गए और यहाँ पर ये 6 पार्षद इस तरीके से गवर्नर के साथ मिलकर कानून बनाने लग गए और पास करने लग गए। तो ये क्या बन गई थी उस समय की, एक भारत में ये मान लो संसद ही बन गई थी। तो इसीलिए केंद्रीय विधान परिषद को जाना जाता है क्या, लघु संसद के नाम से, मिनी पार्लियामेंट इंग्लिश में कहे तो। इसका एक अन्य नाम क्या रखा गया, लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट। तो लघु संसद का गठन कौन से एक्ट के थ्रू भारत में किया गया था,
1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में इसका गठन किया गया था। क्लियर है भाई। तो ये दो बड़े काम यहाँ पर किए गए थे। अब रही बात इनकी, तो इनमें से क्वेश्चन डीप जाता है, उसको पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई इन 6 नए पार्षदों में से जो 4 पार्षद थे ना, उनका गठन किया जाता था कहाँ से? बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा। 1 2 3 और 4, 6 में से 4 नए पार्षद कहाँ से सेलेक्ट किए जाते थे? बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा प्रेसिडेंसियों से सिलेक्ट किए जाते थे 6 में से। क्लियर है भाई। ये बहुत ज़्यादा डीप जाएगा, हाई लेवल तक, तब पूछेगा कि कहाँ तक लेते थे। ठीक है। फिर इस एक्ट के अंदर एक काम और हुआ। देखिए 1853 तक के एक्ट जो हैं वो कहलाए थे चार्टर एक्ट, लेकिन 1853 के बाद इन एक्टों का नाम बदलकर क्या रखा गया? चार्टर एक्ट की बजाय फिर इनको इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, यानी भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियमों के नाम से जाने लग गया। तो 1793 से नाम रखा गया था कानूनों का चार्टर एक्ट, और 1793 से लेकर 1853 तक के जो भी कानून निकाले थे उनको किस नाम से जाना जाता था? चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1853 के बाद भारत के अंदर एक क्रांति हुई। भारत में क्या हुई? क्रांति हुई। और उस क्रांति से क्या हुआ? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां तक का तख्त हिल गया बिल्कुल। आगे बात समझिए, यानी कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको बिल्कुल पहली क्लास में ही ये बताया था कि भाई जैसे अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों का फायदा उठाया, यूज किया भारतीयों को, एक दूसरे से ही लड़वाते रहे, भिड़वाते रहे, और खुद अपना रास्ता क्या करते चले गए? साफ करते चले गए। अब रास्ता साफ हो गया। मैंने बताया था पहले उनको भी जैसे भाई इतने राजाओं से लड़ना पड़ता, तो बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो भी राजा थे या उनके साथ रहने वाले थे, हर किसी को ये बात समझ में आ चुकी थी कि भाई ये हमारा केवल एक फ़ायदा उठा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हर किसी के बात समझ आई और उन सब ने मिलकर जब इनके खिलाफ विद्रोह किया, तो 1853 के बाद फिर एक विद्रोह हुआ था भारत के अंदर। कौन सी? 1857 की लड़ाई। इस लड़ाई को या इस विद्रोह को मुश्किल से अंग्रेजों ने क्या किया था? दबाया। अब मुश्किल से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाया, और मुश्किल से दबाने के बाद ठीक अगले ही साल 1858 के अंदर अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक नया कानून पास किया, जिसका नाम जाना जाता है 1858 का चार्टर नहीं, 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, या कह सकते हो भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। 1858 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट से नाम चेंज हो चुका है, अब क्या आ चुके हैं? भारत सरकार अधिनियम। सबसे पहला काम तो क्या हुआ? सबसे पहला काम तो मैं बता दूं, इस एक्ट के थ्रू भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या कर दिया? दी एंड कर दिया भाई, अंत कर दिया। भारत से कंपनी की सभी पावरों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कंपनी अब कुछ नहीं कर सकती थी भारत में, और भारत का जो प्रशासन है वो सीधा ब्रिटिश महारानी या कह सकते हो या महाराजा के हाथ में चला गया।
उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, या कह सकते हो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने अंडर ले लिया। सबसे पहला काम तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारत से अंत हो गया और भारत का जो प्रशासन है वो डायरेक्ट किसके पास चला गया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन की महारानी या महाराजा के हाथों में चला गया। अब भारत में जितने भी कानून पास करेगी वो कंपनी नहीं करेगी, वो डायरेक्ट ब्रिटेन से पास होकर भारत में आएंगे। आ गई बात समझ में? वो सभी कानून डायरेक्ट कहाँ से पास होकर आएंगे, ब्रिटेन से ही पास होकर आएंगे। यानी जैसे ब्रिटेन के लिए वहाँ की पार्लियामेंट कानून बनाती है, सेम उसी तरीके से भारत के लिए भी वही कानून बनाएंगे। ये काम हुआ। दूसरा, भारत से जो गवर्नर जनरल था, इस पद को क्या कर दिया भाई, खत्म कर दिया। दूसरा काम क्या हुआ, भारत से गवर्नर जनरल पद को क्या कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। खत्म क्यों किया, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति तभी हुई होगी जब भारत के अंदर एक के बाद एक सारे के सारे गलत डिसीजन लिए हैं सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी, जिस कारण भारतीय क्या हो गए, उनके विरुद्ध हो गए, खिलाफ हो गए। अब खिलाफ होने के बाद क्या हुआ, हमारी नज़रों में जितने भी डिसीजन है वो सब ये पास करता था भाई गवर्नर जनरल। तो क्या हुआ, हमारी नज़रों में कौन सा पद गिर चुका था या बदनाम हो चुका था, ये हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, उस गवर्नर जनरल पद को ही खत्म कर दिया और भारत में एक नए पद की शुरुआत कर दी इन्होंने। कौन से, एक नया पद बनाया था, वायसराय। एक वायसराय नाम का इन्होंने क्या किया, एक नया पद बनाया भाई। एक और क्वेश्चन उलझाने का है भाई, पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल का पद वर्तमान में कौन से पद के बराबर है। आज भारत में कौन सा पद इसके बराबर ही है भाई, वर्तमान में पीएम पद के बराबर है भाई। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद। उस समय का गवर्नर जनरल पद आज के कौन से पद के समान है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के बराबर है। और गवर्नर जनरल को ही नाम बदलकर क्या बनाया, वायसराय बनाया था। तो वायसराय का पद भी किसके समान होता है, ये भी आज के प्रधानमंत्री के पद के ही बराबर था। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या था, फर्क एक तो ये था, वायसराय जो होता था इसकी नियुक्ति महाराजा या महारानी करते थे, ब्रिटिश क्राउन है वो इसका सिलेक्शन करता था, ब्रिटिश महाराजा या महारानी क्या करते थे, इसकी नियुक्ति करते थे। क्लियर है? फिर दूसरा, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम था भाई लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये नाम था भाई। जो 1857 की क्रांति हुई उस समय, या कह सकते हो 1858 तक भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसी लॉर्ड कैनिंग को क्या कर दिया, भारत का प्रथम वायसराय बना दिया। उसी गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम वायसराय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, या कह सकते हो भाई सेलेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन गया यहाँ से, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ध्यान से सुनना, एक तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। हम नाम लेंगे लॉर्ड कैनिंग। एक ऐसे पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो भी नाम लॉर्ड कैनिंग का आएगा। लेकिन ध्यान देना भाई, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग का नाम मत देना, क्योंकि जैसे जैसे अब आगे एक्ट लिखोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस वायसराय का पद खत्म कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाता है।
तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर सिंपल यही पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग का नाम नहीं आएगा। अंतिम गवर्नर के साथ प्रथम वायसराय लगा होना चाहिए, तभी कैनिंग का नाम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन गवर्नर से लेकर 3-4 बन चुके हैं, याद रखना। पहला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ओनली गवर्नर पूछे बंगाल का तो रॉबर्ट क्लाइव आएगा। ठीक है, फिर बाद में 1773 के एक्ट से क्या किया? गवर्नर को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल पद बना दिया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किससे बनाया गया? कंपनी के द्वारा, तो वॉरेन हस्टिंग्स के द्वारा। या गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति वॉरेन हस्टिंग्स, ये रहेगा। फिर 1833 के समय बंगाल का गवर्नर था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लेकिन उसी समय कानून आया कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया है और भारत का गवर्नर जनरल पद शुरू कर दिया गया है। तो जो उस समय बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसे ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या कहोगे? लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो क्या कहोगे? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और भारत का अंतिम गवर्नर लेकिन प्रथम वायसराय कौन था? तो उसमें नाम आएगा किसका? लॉर्ड कैनिंग। ओ सॉरी, वहां पर शायद मैं कैनिंग बोल गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और उसको ही क्या बनाया गया? फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही भारत का क्या बना? फिर प्रथम गवर्नर जनरल बना था, जो बंगाल का अंतिम था। तो वैसे ही फिर भारत का अंतिम गवर्नर लेकिन प्रथम वायसराय, ऐसे कह के पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। ठीक है, तो शायद वहां पे मिस हो गया था। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से वायसराय पद बनाया गया। लेकिन याद रखना, एक और काम हुआ, एक और नया पद बनाया था भाई इसी एक्ट के थ्रू। नया पद कौन सा बनाया इन्होंने? सचिव का, जिसे कहा जाता था राज्य सचिव या कह सकते हैं भारत सचिव। ये एक नया पद इस एक्ट के थ्रू और बनाया गया, जिसका नाम था राज्य सचिव या भारत सचिव। और सचिव के लिए इन्होंने क्या किया? एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया। सचिव के लिए इन्होंने क्या किया? एक 15 सदस्य एक कार्यकारिणी परिषद बनाई थी भाई, 15 सदस्यीय। और सचिव होता कौन था? सचिव होता था भाई ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मंत्री होता था। कौन होता था? कैबिनेट मंत्री। सचिव कौन होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मंत्री होता था। अब देखो कैबिनेट मंत्री होते कौन है? जैसे भारत में कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री तो खुद प्रधानमंत्री होता है भाई, जो अपनी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और कार्यपालिका के अंदर, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। कार्यपालिका के अंदर क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जैसे बात करें भारत का गृह मंत्री होम मिनिस्टर, भारत का वित्त मंत्री इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, भारत का कृषि मंत्री, भारत का परिवहन मंत्री, भारत का रेल मंत्री, भारत का संचार मंत्री। इस तरीके से जो बड़े कमीशन है, विभाग है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वही कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ऐसे ही वहां पर किसी कैबिनेट मंत्री को ही क्या बनाया? भारत का सचिव पद सौंप दिया, जिसे राज्य सचिव या भारत सचिव कहते थे। देखो अब था क्या, जो वायसराय था ये, और इसके जो सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य थे, क्यों? क्योंकि अरे 6 नए पार्षद तो 1853 के ही एक्ट में सिलेक्ट हुए थे। तो वायसराय उनके साथ मिलकर क्या करता था
कानून बनाने लग गया। लेकिन वायसराय के उन कानूनों को फिर लास्ट में परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? इससे लेनी पड़ती थी, भारत के सचिव या कह सकते हो राज्य सचिव से वायसराय और उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को परमिशन कौन देता था? ये देता था। यानी कानून वो बनाते थे, लेकिन वो कानून फॉलो कब होते थे? जब ये उस पर साइन करेगा। और ये अकेला नहीं करता था भाई, इन 15 सदस्यों से पहले ये देखता था कि जो कानून वायसराय और उसकी परिषद ने बना के भेजा है उस पर पहले ये सभी मिलकर क्या करते थे? डिस्कस करते थे कि इसमें क्या गलतियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। फाइनली 15 सदस्यों से हाफ की सहमति होने के बाद ही भारत सचिव उस पर सिग्नेचर करता था और भारत में वो कानून अलाउड हो जाता था। अब इन 15 में से 7 सदस्य तो ब्रिटिश महारानी या महाराजा करता था भाई सिलेक्ट अपनी तरफ से, और बच गए 8 सदस्यों को जो भारत की कंपनी थी ना, कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो करते थे। 7 सदस्य तो किसके थे सिलेक्ट किए गए? खुद ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के, और 8 सदस्य जो भारत के अंदर कंपनी है यहाँ के डायरेक्टरों द्वारा सेलेक्ट किए गए थे। तो इस तरीके से ये हाँ या ना जैसा भी उस पर होता था जवाब देते थे और ये उस पर सिग्नेचर करता था। यानी ये मान लो ये कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री होता है और उसकी जो लेजिस्लेटिव होती है, कार्यपालिका होती है, ये मिलकर क्या करते हैं? बिल को लेके आते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा बिल को पास कर देती है तो वो बिल लास्ट में किसके पास जाता है? वो जाता है भाई राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाता है? फिर जाता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर करता है तो वो बिल क्या माना जाता है? पास माना जाता है और वो अलाउड हो जाता है। तो ये मान लो उस समय वायसराय क्या था? भारत का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, और भारत सचिव क्या थे उस समय? ये मान लो भारत के राष्ट्रपति थे भाई। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आज कानून बनाते पास करते हैं, तो एक वैसा ही सिस्टम बना दिया था। ये तो कानून लेके आते थे, फिर उन पर चर्चा कर कर ये फाइनली उसको मंजूरी देता था। तो ये मान सकते हो आप भारत सचिव उस समय भारत के कौन से पद पर काम कर रहा था? जैसे आज भारत का राष्ट्रपति है वैसे उस समय फिर भारत का सचिव हो गया। तो इस तरीके से था। क्लियर है भाई? फिर इसके बाद इस एक्ट के थ्रू एक और बहुत ही अच्छा काम क्या हुआ? अच्छा काम ये हुआ कि हमने पहले 2 कमीशनों के नाम लिखे थे। कौन कौन से? एक तो था भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के थ्रू इन दोनों बोर्डों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कौन से एक्ट के तहत किया गया था? 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी अब जरूरत ही नहीं थी। जब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ही भारत को अपने अंडर ले लिया था तो इनकी अब जरूरत ही नहीं रही थी, तो इनको खत्म कर दिया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में लाया गया था, लिखवा रखा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के चार्टर नहीं ओनली एक्ट के थ्रू भारत में लगाया गया था, 1784 के लिखवा रखा है। इनको खत्म यहाँ पे हुआ। और एक और जो फिर काम हुआ क्या? जो भारत का प्रथम सचिव बनाया, प्रथम सचिव वो बनाया गया था भाई यहाँ पर एडवर्ड हेनरी स्टेनली को। एडवर्ड हेनरी स्टेनली टर्की का था भाई। तो एडवर्ड हेनरी स्टेनली
ये बने थे भारत के पहले कौन? सचिव, सेक्रेटरी बोलते हैं इंग्लिश में सचिव को। ठीक, तो एडवर्ड स्टैनली है जो वो भारत के पहले क्या बनाए गए थे? सचिव बनाए गए थे। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्ट है वो ख़त्म हो गया। अब मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के यहाँ तक जो हमने किया है उसके बारे में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देता हूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे? जैसे एक तो गवर्नर जनरल जो होता है, उस समय बनाया गया जो गवर्नर जनरल पद है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए अगर वर्तमान के साथ, इस समय के साथ, तो वर्तमान में वो किस पद के बराबर है भाई? पीएम पोस्ट के बराबर है। यानी पीएम का मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पद के बराबर है आज के टाइम पर। ये वाला। दूसरा क्या है? अगर एक पूछा जाए कि भारत प्रधानमंत्री पद अमेरिका में कौन से पद के समान है? तो भारत का प्रधानमंत्री पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद के बराबर है भाई। अमेरिका इस समय भारत का जो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री पद है वो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के बराबर है। क्यों? क्योंकि भारत में जैसे प्रधानमंत्री को हम पीएम बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, पीएम को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? एमपी बन जाएगा। पीएम को उल्टा किया तो क्या बनेगा? ये रहा यहाँ पे, जैसे पीएम को उल्टा करेंगे तो एमपी बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं उसी पार्टी में कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनता है। तो एमपी को वोट कौन देते हैं? वो सभी भारत के नागरिक जो 18 साल की आयु है प्लस वोटिंग लिस्ट या मतदाता सूची में जिसका नाम है, वो सभी एमपी के चुनाव में वोट देता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट उसी को कहते हैं जिसमें खुद पब्लिक वोट डालती है, उसको डायरेक्ट चुनाव बोलते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्टली होता है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही, अमेरिका में भी राष्ट्रपति को डायरेक्ट पब्लिक वोट देती है, राष्ट्रपति की चलती है, जिस तरीके से चाहता है वैसे कानून बनते हैं, पास होते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद के समान है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति पद, अगर हमारे इस सर्वोच्च पद की बात की जाए, राष्ट्रपति पद, भारत का राष्ट्रपति पद ब्रिटेन की महारानी या कहेंगे महाराजा पद के समान है भाई। भारत का राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन की महारानी या महाराजा पद के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जैसे भारत के अंदर संसद कोई भी बिल पास करके भेजती है, वो तब तक कानून का रूप नहीं लेता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर नहीं करता। वैसे ही यहाँ पर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ के पीएम कोई भी बिल पास करके भेज दे तब तक वो एक कानून का रूप नहीं लेते जब तक वहाँ की महारानी महाराजा वो कानून पर, उस पर बिल पर सिग्नेचर नहीं करते। तो भारत का राष्ट्रपति पद ब्रिटेन में तो महारानी महाराजा पद के बराबर है और भारत का प्रधानमंत्री पद अमेरिका के राष्ट्रपति पद के समान है। और उस समय का गवर्नर जनरल पद इस समय भारत के पीएम पद के बराबर होता था। तो कुछ ये पॉइंट थे हमारे। इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म है और हम अपनी जो क्लास है उसके अंदर हम एक क्लास के अंदर अगर बेटर से बेटर तरीके से करते हैं तो हम लगभग 40 मिनट या 45 या मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर 2 ही एक्ट कंप्लीट कर सकते हैं भाई। अब ज़्यादा लंबी क्लास चाहिए आप लोगों को या भाई इतना टाइम ठीक है 50 मिनट तक का या 40 मिनट तक का, तो वो सब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि भाई ज़्यादा लंबी क्लास चाहते हो या इतना टाइम ठीक रहेगा, जो कुछ भी है कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली क्लासेस जितनी भी रहेंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए जो सब्सक्राइब है उसके पास में बेल आइकन है उसको दबाना, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस चैनल से लगातार जुड़े रहना, चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो ये एजुकेशन जो भी है भाई, जितने भी डीप मेरे से बन रही है मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि भाई कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर आप अच्छे से अच्छे इन दोनों सब्जेक्टों के अंदर स्कोर कर पाओ, चाहे वो स्पेशल पॉलिटिकल से कुछ कर रहा है या स्पेशल ज्योग्राफी से कुछ कर रहा है, या जिसको और बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है जिसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पोर्शन आता है, तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए यहाँ से काफ़ी बेनिफिट रहे।